अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़वीन अल्ताफ़। नाज़वीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे और रमज़ान अच्छे से गुजार रहे होंगे। नाज़वीन, आज हमारी शो का टॉपिक है दिल के अमराज पर हम बात करेंगे। कोरोना चल रहा है, कितना ख़तरनाक हो सकता है कोरोना हार्ट पेशेंट के लिए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको लेनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा जो है वो हार्ट पर है। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप हमें शो पे कॉल कर सकते हैं। आपका नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जी, सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्मूथली गुजर रहा है। लॉकडाउन भी जो है वो ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुका है। आज हमारे शो का टॉपिक जो है वो हार्ट पर है, जो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपने बताई भी हैं, लेकिन हमने आज भी इसको कंटिन्यू रखना है। बात सबसे पहले हम करेंगे कि हार्ट अटैक में और हार्ट फेलियर में क्या फ़र्क है। देखिए क्योंकि कल हम जनरली हार्ट अटैक पे और एंजाइना के हवाले से बात करते रहे, और हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक अमूमन सुनने में आता है, कोई कहते हैं कि जी उनका हार्ट फेल हो गया, ठीक है, या ये सुनने में आता है कि जी उनको जो है ना वो हार्ट फेलियर का मर्ज़ है। सही। इसको थोड़ा सा वाज़ेह रखने की ज़रूरत है। ठीक है कि किसी भी पेशेंट को ये टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट करती हैं। बाज़ वक़्त जो है वो एंग्जाइटी और टेंशन का सबब बनती हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ये कहा जाए कि उसका जो है वो हार्ट फेल हो गया है। अच्छा, हार्ट फेलियर जो वर्ड है बेसिकली ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसका मकसद ये है कि हार्ट का वीक हो जाना, हार्ट का कमज़ोर हो जाना, कि वो बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उस हिसाब से हार्ट पंप ना कर पाए, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। सही। ठीक है, हार्ट फेल हो जाने का वर्ड जब यूज़ किया जाता है वो है कि खुदा ना खास्ता जो है हार्ट ने काम करना छोड़ दिया है। हार्ट अटैक की जब हम बात करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि चाहे वो एक्सर्शन की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, कोई भी ऐसी वजह से जिसमें आपके दिल के ऊपर जो है लोड पड़ रहा है और उसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, साथ साथ आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो इसको जो है वो हार्ट अटैक कहते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक में भी कल जैसे मैं बता रहा था, जो आज हमें जिन नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं वाज़े रखें कि हार्ट अटैक एक प्रॉपर ये है कि जिसमें आपकी पूरी शरीयान जो कि दिल को सप्लाई कर रही है वो अगर मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए, उसमें कोई पैसेज ना रहे और खून फिर आगे की तरफ जो जिस आज़ा जिस यानी समझे हार्ट के जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रही थी वो अगर बिल्कुल मुतासिर हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उससे कहा जाएगा हार्ट अटैक। एक चीज़ है वो हार्ट अटैक की माइल्ड फॉर्म है या एंजाइना जिसे हम कहते हैं, कि जो जब आप एग्जर्ट करते हैं, जब थकावट यानी आपको चल फिर रहे हैं और चहलकदमी की वजह से या घर के कोई ऐसे सख्त काम की वजह से आप को दर्द होने लग जाए एकदम चेस्ट के अंदर, तो वो एंजाइना है। उसकी वजह क्या होती है कि शरीयान मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, लेकिन वो उसमें सुकड़ाव पैदा हो जाता है, यानी उसका जो साइज़ है यानी शरीयान का वो बीच में से इस तरीके से जैसे ही वो ना ल्यूमेन बन जो है अंदर का वो छोटा हो जाता है। तो कंपैरेटिवली यानी जितनी मिकदार में ब्लड जा रहा था, फ़र्ज़ करें 100% जा रहा था, अब वो 70% जा रहा है या 50% जा रहा है, तो ऐसी सूरत में भी दिल जो है वो सीवियर पेन करेगा। ठीक है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वसीम अब्बास कराची से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल था। जी, जी प्लीज़ जी कीजिए। मेरा एक बेटा है, 8 माह का है, उसका जी पेट अक्सर खराब रहता है जी और जी जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको लेक्सटोफी दूध दी है। तो जी मैं जी। पूछना चाहता है लेक्सटोफी है क्या, क्यों दिया जाता है बच्चों को, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, पेट जो ख़राब रहता है उससे को मोशंस होने लग जाते हैं? जी जी, मोशन होने लग पड़ते हैं ठीक बच्चे है, को। ठीक है। अच्छा देखें, ठीक। इसमें लैक्टोज़ फ्री जो मिल्क दिया जाता है, एक्चुअली कुछ बच्चों के अंदर आंतों में इस तरह समझ लें कि लैक्टोज़ की इंटॉलरेंस डेवलप होती है, यानी लैक्टोज़ भी एक तरीके की शुगर की एक टाइप है। ये जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा होता और इरिटेट करता है, जिस सूरत में बच्चों को मोशंस लग जाते हैं। ऐसी सूरत में बच्चों को लैक्टोज़ फ्री डाइट दी जाती है, ठीक है, यानी कि मिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे, क्योंकि नॉर्मली उनको इरिटेशन की वजह से डायरिया होने लगता है, तो लैक्टोज़ फ्री जो है वो डाइट या मिल्क दिया जाता है ताकि ये चीज़ जो बार बार डेवलप हो रही है ना हो। वक्त के साथ ये आगे जाके बेहतर भी हो जाती है, कुछ में ऐसा भी देखा जाता है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहती है काफ़ी अरसे तक, यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं इसको। सही। ठीक है। डॉक्टर साहब,
एक और क्वेश्चन है कि दिल एंजाइटी जो है वो किस हद तक रोल प्ले करती है हार्ट अटैक में या एंजाइना में, लेकिन इसका जवाब आप हमें ब्रेक के बाद दीजिएगा। फिलहाल यहाँ वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। एक बार फिर खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछा था कि एंजाइटी जो है वो किस हद तक रोल प्ले करती है हार्ट अटैक में और एंजाइना में। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है एंजाइटी रोल प्ले, बल्कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी हैं जो हार्ट के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे वो एंजाइना हो गया या हार्ट अटैक के बाद जो रिकवरी फेजेस में, उनको और उसके अलावा भी जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं जो कि एंजाइटी का अगर शिकार हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि खुदा ना खास्ता वो हार्ट की डिजीज़ उनमें डेवलप हो सके। उसकी वजह ये है कि जब आप एंजाइटी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत डिफरेंट होता है। मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं तो शरियानों के ऊपर जो असर पड़ता है, जिसकी हम मेन बात करना चाहेंगे, शरियानें जो हैं वो एक सुकड़ाव का शिकार होती हैं, ऐसी सूरत में टेंस होती हैं। तो जब सुकड़ाव नॉर्मली हालात में सिर्फ परेशानी और टेंशन की वजह से ही सुकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाएगा, तो अगर खुदा ना खास्ता जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी है कि उनको कार्डिक डिजीज़ रही है, तो ऐसी सूरत में चांसेस हार्ट अटैक के या एंजाइना के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज़। दूसरा ये है कि जो कार्डिक ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, इस पर स्टडीज़ भी की गई कि जो अगर किसी भी वजह से, चाहे वो घर में किसी परेशानी की वजह से या अपने काम के किसी परेशानी की वजह से उनको प्रॉब्लम आई है, तो ऐसी सूरत में उनको एग्रीवेट हुआ है, उनमें एंजाइना अगर था तो एंजाइना में दिन में फ़र्ज़ करें एक दफ़ा पेन हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो ऐसी सूरत में वो पेन बढ़ना शुरू हो गया। तो इसका एक बहुत बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए अद्वियात जब देते हैं कार्डिक पेशेंट्स को, तो उसमें ऐसी अद्वियात भी दी जाती हैं जो आपकी एंग्जाइटी को कम करें। ठीक है, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं गफूर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा डॉक्टर, मेरा मसला ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे दर्द है तकरीबन 8 साल से, और 1 साल से मुझे उस दर्द में इतना तंग किया कि अभी तक वो डायग्नोज ही नहीं हो सका है। कहाँ पे दर्द है आपके? मेरे सीधे हाथ की किडनी के नीचे वाली साइड पे। मैंने इसका पेट सिटी स्किन भी करवा लिया, कंट्रोल सिटी स्किन भी कराया, मगर अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ। पिछले रमजान से मुझे पेन है। अच्छा, सीधे हाथ वाली साइड पे। जी जी। तो अब्दुल गफूर, जी जी बिल्कुल होगा। मैं ये चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, जो रिपोर्ट्स आपने टेस्ट करवाएं मुझसे आप शेयर कर लें वो, ठीक है। बाकी जो भी मैं एडवाइस कर सकूँगा इंशाल्लाह आपको एडवाइस करूँगा इस सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, चूँकि बात हो रही है हार्ट पर, हार्ट अटैक पर, जब डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं स्टंट के लिए या सर्जरी के लिए, लेकिन हम पहले अपनी फैमिली में डिस्कशन करते हैं कि ये करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, तो उसमें काफ़ी देर हो जाती है। समटाइम्स खुदा ना खास्ता आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम नाज़रीन को इस बात पर आगाही दें। जी देखें, बात यह है कि इवेलुएट करना इस चीज़ को कि आया इस पेशेंट की सर्जरी होनी चाहिए या उसको स्टेंट डलना चाहिए या नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये घर वाले सिर्फ उस सूरत में डिसाइड करते हैं कि आया उन्होंने प्राइवेटली इस चीज़ को करवाना है, जनरल हॉस्पिटल में करवाना है, उस पर अखराजात के हवाले से अरेंजमेंट क्या करनी है, फॉर एग्जांपल अगर जहाँ ज़रूरत हो, ये चीज़ें तो घर में डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन इस चीज़ का डिस्कस करना है कि आया एक फॉर एग्जांपल किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट ने, चाहे वो फिजिशियन है, सर्जन, उन्होंने रिकमेंड किया बाईपास सर्जरी के लिए या स्टेंट के लिए, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि मेडिकली प्रूफ हो चुकी थी उस पेशेंट के लिए, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन अब पेशेंट जो हैं वो अपने तौर पे इस चीज़ को निगलेक्ट कर जाते हैं कि ना करवाने की सूरत में किस हद तक नुकसान हो सकता है किसी पेशेंट को। वो आपस में डिस्कशंस भी होते हैं, ओपिनियन भी अगर लेते हैं तो वो एज अ दूसरे कंसल्टेंट से नहीं लेते, वो आपस में घर में रिलेटिव से फना उसकी एग्जाम्पल के जी उसका ऑपरेशन हुआ था, खुदा ना खास्ता उसको तो ये हो गया था। ये एग्जाम 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं खुदा के लिए। जो कार्डिक पेशेंट्स हैं ख़ासतौर पे मैं उनके लिए कहूँगा, घर में ये बहुत डिस्कशन सुनने में आते हैं कि जी फला को रिश्तेदार को ये हुआ था, तो वो तो उनको 2 अटैक हुए थे खुदा ना खास्ता, और वो तो कहते हैं ना अपनी जान से गए।
आप पेशेंट्स के सामने इस टाइप की चीज़ें डिस्कस करते हैं जिसका आपको इल्म नहीं होता, ये इंतहाई नुकसानदेह है। डिले नहीं करें सर्जरीज को, प्रोसीजर्स डिले नहीं करें। जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं वो हर चीज़ को जहन में रखते हुए, अब वो मेडिकली आपसे हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, वो आपको लुबो लुबाब ये बता सकते हैं कि जी इस वक्त ज़रूरत है, इनको ये इमरजेंसी सर्जरी इसमें होनी चाहिए। उसमें आपको डिसीजन नहीं, आपको उसको फॉलो करना है। सही। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन ये बात? अभी एक प्रोग्राम में चल रहा था, एक आदमी बता रहा था कि मेरे बच्चे को लैक्टोज के हवाले प्रॉब्लम से। है लैक्टोज का। जी जी तो डॉक्टर ताऊ रहीम साहब लैक्टोज के बारे में बता रहे थे। जी क्योंकि जी मैं खुद लैक्टोज का मरीज हूँ। जी जी मैंने काफी टेस्ट करवाया है। जी जी मेरी एज 62 है। जी जी लेकिन डॉक्टर साहब लैक्टोज के सिलसिले में खुद कंफ्यूज्ड हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि जब हम पेशेंट्स को बताने की मैं कोशिश होती है तो आसान लफ्ज़ों में बताएं। लैक्टोज का जैसे मैंने उनसे जिक्र किया था कि ये शुगर है। एक्चुअली क्या है, मिल्क में शुगर है, यानी लैक्टोज शुगर की टाइप है। गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये तमाम शुगर की टाइप्स हैं। होता क्या है कि लैक्टोज जो शुगर है जो कि मिल्क में होती है, उसकी एक इंटॉलरेंस डेवलप हुई होती है, इंटेस्टाइनल इरिटेशन करती है बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। अब ऐसी सूरत में प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि वो इरिटेशन कर रही होती है तो डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें जो कि लैक्टोज मौजूद होता है तो वो अवॉइड किया जाता है, वो नहीं दे सकते। तो जो लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स आती हैं बेसिकली उनमें वो एंजाइम मौजूद होता है जिसे लैक्टेज एंजाइम कहते हैं, और वो एंजाइम इन लैक्टोज शुगर को हजम करने में, एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो है डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सकें। आपको ये बात क्लियर हुई? जापान से टेस्ट हुआ था जी जी लैक्टोज के हवाले से। जी जी अल्लाह ताला ने मैदे में एक छोटी आंत रखी है जो सिर्फ दूध के लैक्टोज को हजम करती है। जी जी बिल्कुल। और लैक्टोज जो है ना, ये एक किस्म की क्रीम है दूध की, या मक्खन समझ ले। लैक्टोज शुगर है तो सर। उसको सिवाय देखिए उस आंत देखिए छोटी के बाकी मैदा मुमताज साहब, कबूल नहीं लैक्टोज करता, मुमताज साहब हजम नहीं करता। लैक्टोज जो है वो शुगर है, ये बात जहन में रखिएगा। जी शुगर है, दूध की शुगर है, दूध की जी, शुगर मैं है। वही कह रहा हूँ, ग्लूकोज एक्चुअली टाइप्स हैं शुगर है। की। जी उसके लिए अल्लाह ताला ने एक आंत पैदा की है जो सिर्फ उस लैक्टोज को हजम करती है। अगर वो बच्चे को इंटॉलरेंस आया जाए या दूध ज्यादा इस्तेमाल कराया जाए तो वहां ये प्रॉब्लम आते हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ 0.5 बंदे ऐसे हैं, और हम पाकिस्तान में 2 आदमी थे जिनके टेस्ट हुए थे, एक सक्खर से था और एक मैं था। एक बड़े इदारे में टेस्ट करवाए थे। जी जी पाकिस्तान में कितनी इंटॉलरेंस है ये लैक्टोज प्रॉब्लम की। जी जी मैं तो आपको वही बकायदा बताना वो- चाह रहा हूँ मुमताज साहब। देखिए बात समझें, जब कभी भी पेशेंट्स मुझे अक्सर डिजीज़ के हवाले से कोई क्वेरीज देते हैं तो कोशिश ये होती है कि उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल मैं कम से कम करूँ। मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करना बहुत बड़ा इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे सीलिएक डिजीज़ की हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी कॉमन होती जा रही है। सीलिएक डिजीज़ बेसिकली जो है वो ग्लूटेन डाइट की वजह से हो रही होती है। ये भी बहुत रेयर कंडीशंस हैं। मकसद बताना ये है कि हम कोशिश होती है कि आसान लफ्ज़ में उनको ये बता सकें। जहाँ तक मिल्क की बात है तो जो प्रोडक्ट्स लैक्टोज फ्री मिल्क मार्केट में अवेलेबल हैं उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम ऐड किया जाता है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आंतों का कोई स्पेसिफिक हिस्सा नहीं, आंतों से ही एब्जॉर्ब होती हैं चीज़ें, लेकिन लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप होती है तो वो शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इस वजह से हम जो है वो डाइट प्रिफर करते हैं, वो मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट मुख्तलिफ किस्म की जिसमें लैक्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है? जी मैं राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी राबिया, क्या सवाल है आपका? जी मैंने ये था, मेरे हस्बैंड 36 ईयर्स एज है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा इशू है। थोड़ा इको आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल का आपका इशू है? हाँ जी, उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा 200 से अबव ही रहता है, कभी 400 तक चला जाता है, लेकिन वो मेडिसिन लेते हैं लिपिगेट EZ, उसके बाद कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन दोबारा वो मतलब कभी नॉर्मल रेंज में नहीं आया। वो मोस्टली लिपिड प्रोफाइल जो लिपिड प्रोफाइल करवाया था उसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई है या टोटल लिपिड्स भी हाई हैं? नहीं, बाकी यूरिक एसिड वगैरह सही थे, बट जस्ट नहीं, यूरिक एसिड नहीं, मैं लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ जिसमें लिपिड का पूरा टेस्ट करवाया होगा। वो आप उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, टोटल लिपिड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल है या LDLs हैं, कौन सा स्पेसिफिक है? जी,
उसमें जो थे ट्राइग्लिसराइड वो 280 थे ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल 218 था, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 43 था, एलडीएल 119 था, ठीक है। वीएलडीएल 56 था। ओके, तो अब इसमें देखिए दो चीज़ें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल्स जो हैं जब हाई हो रहे होते हैं, मार्जिनली हाई जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है जो आपने भी वैल्यूज़ बताई हैं, ये जो ड्रग उन्होंने इस डॉक्टर ने आपको मेडिसिन एडवाइस की है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लिपिड्स हाई एक दिन में नहीं हो रहे होते, ठीक है, इट टेक्स लेकिन टाइम। ये 1 ईयर से खा रहे हैं वो। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, और इसमें रेगुलर रखना पड़ता है आपको। ये है कि टेस्ट आप रिपीट करवाएं, उसके बाद पैरामीटर्स चेक करें। अगर फॉर एग्जांपल कि आपके लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें कमी नहीं आ रही है, तो ऐसी सूरत में फिर हमें मॉलिक्यूल चेंज करना पड़ जाता है। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट भी शेयर करवा दीजिएगा, तो मैं फिर देख लेंगे कि आपको कोई और एडवाइस करने की ज़रूरत पेश आई तो हम कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम जो बात कर रहे थे कि हमारा मकसद है कि आपको बहुत ही आसान अल्फाज में जो है आपकी बीमारी के बारे में बताया जाए, बिकॉज साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो है वो सब उससे आगाह नहीं है। डॉक्टर साहब को पता है और बाकी तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है। हम डॉक्टर साहब का मकसद ये है कि आपको बहुत ही आसान अल्फाज में आपकी बीमारी का बता सकें। तो फिलहाल यह वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए OPD ऑनलाइन। ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन और बात हो रही है हार्ट के हवाले से। डॉक्टर साहब, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, या क्या आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और किस चीज़ में हमें एहतियात करनी चाहिए, वो भी आप प्लीज़ बताइएगा। देखिए, कार्डिक पेशेंट्स की बात करें, बहुत हसास भी होते हैं, ठीक है, और हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जो उन कार्डिक पेशेंट्स की, मैं अगर बात करूं डाइट की, एक्सरसाइज की, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो कर सकते हैं, कुछ में बिल्कुल उनको मनाही होती है कि वो ये चीज़ ना करें। मिसाल के तौर पे डाइट की मैं बात करूं तो सॉल्ट इनटेक और कोलेस्ट्रॉल यानी फैट्स जो हैं, फैटी डाइट ना लें, नमक का एहतियात करें, क्योंकि नमक अगर ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा। हार्ट का जब भी प्रॉब्लम हो, चाहे एंजाइना हो गया या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसकी वजह से हार्ट की जो ओवरऑल पंपिंग एक्टिविटी है वो मुतासिर हो रही होती है, तो ऐसी सूरत में अगर फ्लक्चुएशन होगा ब्लड प्रेशर का तो हार्ट पे लोड पड़ेगा, एक चीज़। इसी तरीके से एक्सरसाइज की अब बात करते हैं। कार्डिक पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज इंतहाई लाजमी जुज़्व है, बहुत ज़रूरी है कि वो वॉक करें। इससे इम्पॉर्टेंट का फ़ायदा क्या होता है यानी बॉडी को और ख़ासतौर पे हार्ट को, कि जो कोलैटरल्स हैं वो ब्लड वेसल्स जो कि नॉर्मली हार्ट के अंदर मौजूद तो होती हैं, लेकिन इतनी उसमें तादाद में एक तो वो खुली भी नहीं होती हैं कि जो ऑक्सीजन, क्योंकि उनकी नीड नहीं हो रही होती है, या तो वो एथलीट्स के अंदर एक्सरसाइज के अंदर होती है जिसमें कोलैटरल्स खुलती हैं, यानी वो ब्लड वेसल्स जो कि नॉर्मली डोमेंट होती हैं। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो प्रेशर हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी पड़ता है, इंटरनली जो कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेज हैं, तो वो जो कोलैटरल्स खुलती हैं उससे हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी बेहतर होती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट की अच्छी होती है। तो ऐसी सूरत में एक्सरसाइज ज़रूरी है। लेकिन एंजाइना के अगर पेशेंट्स हैं जिनको बार बार पेन होता है और ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ जाती है, ऐसी सूरत में वो दर्द अगर हो रहा हो तो उस सूरत में बिल्कुल भी वॉक नहीं करेंगे। जैसे ही दर्द की उनको एहसास भी होने लगे तो फ़ौरन रेस्ट पे चले जाएं। अमूमन लोग ये करते हैं कि नहीं मैं हिम्मत पकड़ के चलता हूँ, वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, कोई कॉलर हो तो आप मुझे बीच में कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ नाजनाबाद से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर, मेरी बेटी है मामूर, 18 साल की एज है, डिप्रेशन में चले गई थी। जी जी। तो वो डिप्रेशन में चले गई, जब वो गोलियां खा रही है तो गोलियां खाने से उसका वेट जो है ना बढ़ रहा है जी। वो उससे से बहुत परेशान है, जिम भी जाती है और वैसे भी वो एक्सरसाइज करती है और पढ़ाई में भी वो रखती है, पर उससे ना वेट की वजह से ना वो डिप्रेशन में हो जाती है। अच्छा, वेट की वजह से डिप्रेशन में गई है या डिप्रेशन की वजह से वेट बढ़ा है या दवाई इस्तेमाल के बाद वेट बढ़ा है? हाँ, दवाई के बाद बढ़ा है। वैसे वो डिप्रेशन में जब गई थी जब मतलब वेट नहीं था इतना उसका। ठीक है। उसका वेट है ना तकरीबन सर 70 वेट है, 18 साल की एज है। जी जी जी। 18 साल की एज है। अभी वो जो एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स जो मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं? जी 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 सर, कर रही है अभी कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, जो मेडिसिन वो यूज़ करें आप मुझसे शेयर कीजिएगा वो नाम,
और देखें एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स जो हैं उनका एक साइड इफेक्ट है वेट गेन, ठीक है, होता है, बहुत कॉमन है एक चीज़। और दूसरा ये कि एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स जब स्टार्ट करते हैं तो उसको एकदम से बंद भी नहीं कर सकते, इनको टैपरिंग डोज के साथ आहिस्ता 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 जो ख़त्म किया जाता है। तो मुझे आपसे ये मालूम करना पड़ेगा प्रोग्राम के जब आप कॉल करें ताकि कौन सी मेडिसिन वो इस्तेमाल करी थी, उसको किस तरह टैपर करना है। फिर बहरहाल अपने जो जिन डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया आप उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें, अगर नहीं कांटेक्ट हो सकता तो फिर आप मुझसे ज़रूर रुजू करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं वहाँ से कराची से बात कर रहा हूँ, साहिल शरजानी टाउन से। जी सर, क्या सवाल है? मेरी वाइफ को जो है हार्ट का पेशेंट बताया था, उनके जो है, हेलो जी जी आवाज़ आ रही है आपकी जी। हार्ट का पेशेंट बताया था और डॉक्टर ने कहा था कि वो मां नहीं बन सकते, लेकिन मेरी शादी 11 साल हो गए, मेरे यहाँ एक औलाद हो चुकी है, उसके बाद औलाद नहीं हो रही और उनके हार्ट बीट में तकलीफ होती है, लेकिन वो मेडिसिन वगैरह कोई नहीं यूज कर रही, ना कोई किसी डॉक्टर को दिखाया हमने। ठीक है, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि ये प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, आगा खान वालों ने भी, कि नहीं हो सकती। तो आप ये बताएं दोबारा हो सकती है नहीं हो सकती? मैं समझ में नहीं आ रहा। मुझे कभी कभी ये होता है कि मोटापा आ जाता है। और कितनी उम्र है उनकी? कितनी उम्र है? उनमें उम्र कितनी है? तो इसकी वजह से जो है आजकल जो है एज कितनी है? आपकी वाइफ की एज क्या है सर? है ना जी, आपकी वाइफ की उम्र क्या है? मेरी वाइफ की उम्र है 21 साल। कितनी बताइए? 21 साल, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल का। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, थोड़ा सा इनके स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन सा था कि एक तरफ इन्होंने कहा कि कार्डिक डिजीज़ का कहा है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने, और दूसरी तरफ इन्होंने प्रेगनेंसी के हवाले से बात की है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें। अब हो सकता है कुछ बात नहीं वो क्लियरली बता पा रहे हूँ, ताकि ये चीज़ वाज़े हो जाए कि वो एक्चुअली उनका पर्पस क्या है, वो सवाल उनका मेन कंसर्न क्या है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। टाइम शॉर्ट है हमारे पास, हम लोग वाइंड अप की तरफ चलते हैं। कल का टॉपिक मैं आपको बताती चलूँ, कल हम बात करेंगे जॉइंट पेन के हवाले से, जोड़ों के दर्द पर। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। मैं और डॉक्टर साहब का साथ आपके साथ कल भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और एक ही बात करती भी जाऊँगी, कोरोना है, लॉकडाउन जो है वो खुल चुका है, लेकिन एहतियात अब भी करनी है। आपने मास्क का इस्तेमाल अब भी करना है, हाथ का धोना अब भी है, सैनिटाइज अब भी करना है, और प्लीज़ सोशल डिस्टेंस रखिए जितना हो सके। लॉकडाउन ज़रूर खुला है, लेकिन ये एहतियाती तदाबीर आपने ज़रूर इख्तियार करनी है। तो मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त, आपसे फिर होगी कल मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल विद सम अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।